हेलो देयर। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को वेरी वेरी थैंकफुल, क्योंकि मेरी जो लास्ट वीडियो थी अभी सीसीएनए कोर्स के अब तक की सभी वीडियो के सबसे अच्छी रिस्पॉन्सिव वीडियो थी। और मैं होप कर रहा हूँ कि आपको भी ऑडियो क्वालिटी में पहले से कुछ इंप्रूवमेंट जरूर दिख रहा होगा। ठीक है, तो आज हम लोग इसी नेटवर्क चक के सीसीएनए सीरीज को कोशिश करते हैं कि एक दो डे और आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने इथरनेट केबल के बारे में पढ़ा था, इथरनेट कैसे बनाया जाता है वो पढ़ा था। और हम लोग ये भी पढ़े थे कि इथरनेट के ऊपर पावर डिलीवरी कैसे होता है, उसके पावर स्टैंडर्ड्स क्या क्या है, क्या क्या इंप्रूवमेंट हुए, वगैरह वगैरह। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो आप पहले वो देख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग मूव करते हैं, जो कि है फाइबर ऑप्टिक केबल। अब फाइबर ऑप्टिक केबल स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड होता है, या फिर यूं कहिए तो स्लाइटली सिंप्लीफाइड होता है समझने के लिए इथरनेट केबल से। क्योंकि फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर एक सिंगल फाइबर होता है जिसके अंदर काफी तेजी से लाइट्स ट्रेवल करते हैं, जो कि लाइट्स के ऑन और ऑफ सिग्नल को हम लोग डेटा समझते हैं। इसमें वोल्टेजेस का बात नहीं होता है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल के कुछ कुछ बहुत अच्छे अच्छे फायदे हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये बहुत फास्ट है। इसका डिस्टेंस 100 किलोमीटर होता है। अगर आपने वो पिछले वाले वीडियो देखी होगी तो लास्ट में हमने पढ़ा था जो इथरनेट होता है उसका 100 मीटर मैक्सिमम होता है, और ये 100 किलोमीटर है, मतलब एक्स थाउजेंड टाइम्स ज्यादा। वेट अ सेकेंड, 100 किलोमीटर, तो ये हो गया आपका 100 किलोमीटर, 3 और 2, यस, तो 1000 फोल्ड्स का इंप्रूवमेंट आ जाता है। और फाइबर ऑप्टिक केबल में वो इंटरफेरेंस वाला जो रिस्क था, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी हम लोगों को केबल को ट्विस्ट इसलिए करते हैं ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस कम हो सके, तो वैसे ही इंटरफेरेंस का तो इस ऑप्टिकल केबल में चांस ही नहीं है। तो यहां से हम लोग जानते हैं कि फाइबर ऑप्टिक केबल में एक स्लाइट इशू आता है जिसको कहते हैं अटेन्युएशन, और वो भी इशू बहुत नेग्लिजिबल रहता है, ना के बराबर रहता है। तो चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं अटेन्युएशन क्या होता है। तो जितने भी मेरे कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं वो इस वर्ड को देखते के साथ खुश हो गए होंगे कि ये मेरा वाला वर्ड है, ये है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन बेसिकली समय के साथ जो यूज वियर टियर, जैसे कि केबल का डिस्टेंस लेंथ बढ़ने से जो थोड़ा बहुत सिग्नल का लॉस होता है वो है। तो एटेन्युएशन भी काफी लो रहता है इस ऑप्टिकल केबल में। ओके, चलिए, तो अब स्क्रीन क्लियर करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्म्स ऑफ ऑप्टिक केबल या फाइबर ऑप्टिक केबल। तो देखिए, ये दो फॉर्म्स के आते हैं, एक होता है सिंगल मोड केबल और दूसरा होता है मल्टी मोड केबल। ये बिल्कुल उसी तरह का जैसा इथरनेट का दो फॉर्म होता है, एक शील्डेड और एक होता है अनशील्डेड, उसी तरह फाइबर ऑप्टिक में भी सिंगल मोड मल्टी मोड केबल है। तो ये सिंगल मोड केबल होते हैं वो थिनर कोर के साथ आते हैं। थिनर कोर मतलब जैसे कि देखिए, अगर जो आप केबल ऊपर से देख रहे हो वो तो उसका जैकेट हुआ, फिर उसके अंदर बहुत सारे प्रोटेक्शन के लिए, ताकि वो बेंड होकर ब्रेक ना कर जाए केबल, इसलिए उसके ऊपर बहुत सारा प्रोटेक्शन रहता है। बट उसके अंदर में एक कोर होता है जहां पे से एक्चुअल इस कोर में से एक्चुअल लाइट ट्रांसफर हो रहा होता है। तो ये कोर थिन रहता है इस सिंगल मोड वाले केबल में। और एक होता है मल्टी मोड केबल जिसके अंदर भी वही ऊपर में तो जैकेट रहेगा ही, बट इसके अंदर कोर जो होगा वो स्लाइटली चौड़ा ज्यादा होगा। अब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये मोटा कोर होने के कारण ये ज्यादा रेट से डेटा ट्रांसफर कर सकता है। तो मैं कहूंगा कि हालांकि आप अभी गलत बोल रहे हैं, लेकिन इसके भी अलग एडवांटेजेस हैं कोर के मोटे होने से और कोर के पतले होने से। तो पहले हम लोग अच्छे से समझते हैं कि देखिए, जितना पतला कोर होगा उस सिग्नल को ज्यादा, जैसे एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो फिजिक्स में हम लोग पढ़े थे, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ कि जब लाइट किसी मीडियम के अंदर रहती है तो वो आपस में बाउंस होते चलती है। लाइट, अगर लाइट का पाथ ये है तो लाइट इस तरह बाउंस करते चलेगा, ठीक है। तो अगर कोर पतला होगा तो उसको बाउंसिंग इफेक्ट कम होगा, जिस कारण इसका बैंडविड्थ ज्यादा हो जाएगा। तो ये यही पॉइंट ये गलत था कि पतला कोर होने के बावजूद इसका बैंडविड्थ ज्यादा होता है, मतलब ये ज्यादा रेट से डाटा ट्रांसफर कर सकता है। बिल्कुल सिंपल फिजिक्स है, क्योंकि उसमें लाइट की बाउंसिंग कम हो रही होती है। लेकिन सिंगल कोर पतले होने के बावजूद ज्यादा एक्सपेंसिव होता है मेंटेन करना, क्योंकि सिंगल कोर में आप तो समझ ही सकते हो कि सिंगल कोर है तो स्लाइटली ब्रेकेज के भी चांसेस ज्यादा होंगे, कॉस्टली टू रिपेयर एंड कॉस्टली टू परचेज भी है। और इसका सिंगल कोर जो होता है वो 5 to 9 माइक्रोन का थिक होता है, मतलब इसकी थिकनेस 5.9 माइक्रोन होती है।
जबकि ये मल्टी मोड होता है जिसका कोर चौड़ा होता है, इसमें थोड़ा सा अटेन्यूएशन रेट इस सिंगल वाले से ज्यादा होता है, हालांकि तब भी ये इथरनेट से काफी कम होता है। ठीक है, इसकी बैंडविड्थ भी काफी कम है, और इसकी जो कोर लेंथ है, ये जो कोर की चौड़ाई है, प्रोबेबली ये डायमीटर का ही बात हो रहा है, तो 50 टू 62 माइक्रोन की होती है। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि ये एक्चुअली में डायमीटर का बात हो रहा है कि नहीं। डायमीटर ऑफ सिंगल कोर फाइबर ऑप्टिक केबल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 9 माइक्रोन यहाँ पे लिखा गया है, और हमने भी वही 5 to 9 माइक्रोन लिखा है, तो ये डायमीटर का ही बात हो रहा है। अगर जिन लोगों को डायमीटर भी नहीं पता है, मैं बता दूं, जैसे कि वो सर्कल होता है, तो उसके बीच पॉइंट से उसके फाइनल तक उसको रेडियस कहते हैं, और इस रेडियस को जब दुगना कर दिया जाए तो ये पूरा ये जो यहाँ से यहाँ तक का है, ये डायमीटर बन जाता है। इजी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और डे 14 में सिर्फ इतना ही था। सिर्फ आपको इतना जानना था कि दो तरह के फाइबर केबल एग्जिस्ट करते हैं, और अगर आप फाइबर केबल एग्जिस्टिंग मीडियम में लगाना चाहते हैं तो आपको एक SFP नाम का एक डिवाइस आता है जिसको स्मॉल फैक्टर प्लगेबल कहते हैं। बेसिकली आईफोन यूजर्स या फिर iOS यूजर्स तो जानते होंगे डोंगल वाला केस, तो बिल्कुल एक फॉर्म का डोंगल है जिससे आप यूज करके फाइबर केबल को भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम में, और इससे सब कुछ खत्म हो जाता है इस चैप्टर का एंड। अब हम लोग डे 15 में आगे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पोर्ट के सिक्योरिटी के बारे में। तो अभी तक तो हम लोग कंपैरिजंस और ये सब देखते आए हैं कि किस तरह पोर्ट का एक कंप्यूटर के पोर्ट को दूसरे कंप्यूटर से कैसे जोड़े, उसके बीच में कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स क्या क्या है, किस तरह से कम्युनिकेशन एक्चुअल में हो रहा है। और अब हम लोग उसके सिक्योरिटी पे आने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप एक्सपोज हो जाते हो जब भी आपका कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा होता है। तो हर एक चीज को कनेक्ट करना, सिक्योर करना बहुत ही जरूरी है। तो स्टार्टिंग करते हैं पोर्ट सिक्योरिटी से। तो पोर्ट सिक्योरिटी चेक करने के लिए हम लोग एक ऐप का यूज करते हैं, इसे शार्क जैक बुलाते हैं। ठीक है, ये शार्क जैक बेसिकली पोर्ट मॉनिटरिंग सर्विस है। अब चलिए देखते हैं कि इस पोर्ट मॉनिटरिंग सर्विस में हम लोग क्या क्या देखते हैं। तो जैसे ही ये किसी पोर्ट को जोड़ा जाता है, तो कोई एक डिवाइस को उसका अपना आईपी एड्रेस मिलता है, जो DHCP के द्वारा मिलता है। DHCP मतलब डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो बेसिकली ये एक प्रोटोकॉल है, एक सेट ऑफ रूल्स है जो हर एक पोर्ट को एक एड्रेस प्रोवाइड कराता है। एड्रेस के साथ साथ उसको एक सबनेट मास्क प्रोवाइड कराता है, एक गेटवे प्रोवाइड कराता है, बेसिकली एक रूटर का एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है, एक DNS सर्वर प्रोवाइड कराता है, ताकि जब भी कोई यूजर उस पर नॉर्मली कोई जैसे google.com टाइप करे तो वो गूगल के आईपी एड्रेस तक उसको ले जाए। ठीक है, अगर ये सारा चीज उस पोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी तो फिर उससे चाहिए होगा उसकी कुछ कुछ ये DHCP की कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि पोर्ट्स को एक्टिव होना पड़ेगा, DHCP को भी एक्सेसिबल होना पड़ेगा उस पोर्ट तक, और होस्ट रीचेबल होना पड़ेगा। मतलब होस्ट के साथ जो कनेक्शन है, वो जो प्रोटोकॉल्स है, वो सारे अलाइंड होने चाहिए, मैच होने चाहिए। उसके बाद ही ये कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, इसके बाद हम लोग एक कमांड के थ्रू जानेंगे। चूंकि मैं कोई सिस्को का डिवाइस करेंटली यूज नहीं कर रहा, तो मैं आपको लाइव तो नहीं दिखा सकता। आपको लाइव देखना है तो मैं हमेशा की तरह इस वीडियो में भी रिकमेंड करूंगा कि आप नेटवर्क चेक के उस ओरिजिनल वीडियो को जाके जरूर देखिए, ताकि उसमें आप देख सके कि कंसोल में क्या क्या आउटपुट निकलता है। हम लोग जो इस रेड में लिखा हुआ कोड है, अगर इसको एंटर करते हैं तो, लेकिन मैं आपको समझा जरूर सकता हूं कि ये कोड एंटर करने के बाद क्या आउटपुट आ रहा होगा, या फिर इस कोड में जो वर्ड्स है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला हम लोग डाल रहे हैं कोड, वो है शो आईपी इन ब्रीफ इंक्लूडिंग डाउन। तो ये पहला चीज डाल रहे हैं कि जो आईपी होते हैं सारे पोर्ट्स के, वो दिखाओ इंक्लूडिंग डाउन। तो डाउन का मतलब वैसे पोर्ट्स जिसमें कोई डिवाइस नहीं इंक्लूडेड है। तो ऐसे पोर्ट्स की आईपी क्या आएगी, तो एटलीस्ट एक पोर्ट का नंबर असाइंड होता है, वो सारे पोर्ट्स यहाँ पे शो करना चालू हो जाएंगे। शोज ऑल दी पोर्ट्स इवन दोज व्हिच आर एम्प्टी। तो जिस पोर्ट में कोई डिवाइस नहीं भी लगा है वो भी शो करना स्टार्ट कर देगा इस कोड को डालने के बाद।
उसके बाद अगर हम लोग एंटर करते हैं कॉन्फ टी, तो कॉन्फ का मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन। तो इससे क्या होता है कि वो जो टर्मिनल है, जो विंडोज खुला हुआ, जो कंसोल खुला हुआ है, वो कॉन्फ़िगरेशन वाले मोड में चला जाता है, जिससे अब हम लोग पोर्ट के सिक्योरिटी सेटिंग्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर जब ये कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाने के बाद हम लोग उसमें डालते हैं इंटरफेस FA0/1। तो ये इंटरफेस तो आप समझ रहे होंगे कि किसी पोर्ट के इंटरफेस मतलब उसके क्या आउटलुक के तरफ बात कर रहा है। लेकिन ये जो FA01 है ये पोर्ट का नंबर है। तो जैसे ही आप ये IP इंट ब्रीफ डालते होगे तो आपको पोर्ट का एक नंबर देगा, सपोज जैसे देगा FA0/1। सपोज आपके पास 8 पोर्ट्स वाले रूटर होंगे तो आपको सारा पोर्ट्स का इसी तरह नेम मेंशन है, FA02, ऐसे ऐसे करते करते FA08। ठीक है, आई एम सॉरी मैंने राउटर बोल दिया, स्विच का बात हो रहा था यहाँ पे, आई एम सॉरी फॉर दैट। स्विच। चलिए अब आ जाते हैं शट। शट क्या करेगा, जो भी पोर्ट होगा उसको, जैसे कि अभी हमने इस इंटरफेस को सेलेक्ट किया था पोर्ट FA01 को, अगर हमने शट कमांड डाला तो ये पोर्ट अचानक से शट हो जाएगा। क्योंकि हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर है उस नेटवर्क के, तभी तो हम लोग के पास वो कंसोल है, तो उस पोर्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज के द्वारा पोर्ट को शट कर दिया गया है। तो अब कोई भी अदर चाह के भी उस पोर्ट को नहीं खोल सकता है अनलेस हम एडमिनिस्ट्रेटर उसको वापस से पावर नहीं दे दे। ठीक है, और अगर पावर देना है तो उसके लिए भी सिंपल सा कोड है, नो शट। आप उसको शट डाउन जो हुआ पोर्ट है उसको रोबा से इनेबल कर दिए सिंपली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस कमांड लाइन की जर्नी को आगे बढ़ाया जाए। और वी कैन कॉन्फ़िगर पोर्ट्स एज ब्लैक होल नेटवर्क, जिसको VLAN कहते हैं। हाँ, तो एक सेकंड का मैं ब्रेक लेता हूं। पहले मैं बता रहा हूं कि अभी मेरा कोर्सेज चल क्या रहा है। तो अभी सिचुएशन ये है कि मैंने ये CCNA कोर्स को पूरी तरह खत्म कर लिया है, साथ साथ लिनक्स कोर्स को भी मैंने खत्म कर लिया है, बैश की स्क्रिप्टिंग मैंने खत्म कर ली है, इवन प्लस एक जूनिपर नेटवर्क है। अगर आप नेटवर्क चेक के चैनल पे जाएंगे, आज से 10 महीने पहले की एक वीडियो है जिसमें उन्होंने 30 डेज का सर्टिफिकेट चैलेंज दे रखा था। तो उसमें एक सर्टिफिकेट है जूनोस नेटवर्क इंजीनियर, उसमें भी ये सर्टिफिकेशन में मतलब ट्रेनिंग होता है, उस सर्टिफिकेशन में काफी मॉड्यूल्स हैं, तो उसमें भी VLAN के बारे में डिस्कशन था। तो मैं इस VLAN को अभी बहुत क्लियरली समझाता हूं। तो VLAN को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड का यूज करूंगा। मैंने ऑलरेडी सारा ड्राइंग बना के रखा है, आप टेंशन मत लीजिए। तो देखिए ये है VLAN। तो VLAN में क्या हो रहा है, वेट अ सेकेंड। हाँ, तो ये VLAN में हो क्या रहा है एक्चुअली में, कि सपोज एक स्विच है जिसके अंदर बहुत सारा पोर्ट है। मार्कर मैं उठा लूं, जैसे ये 6 पोर्ट्स वाली स्विच है, तो इसके अंदर 6 पोर्ट्स होगा। ठीक है, अगर 6 पोर्ट पे ये 6 डिवाइसेस कनेक्टेड है, ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है, D4 है, आई एम सॉरी ये इधर उधर लिखा है, बट आप क्लियरली रेफरेंस ले सकते हैं। तो VLAN का मतलब होता है वर्चुअल लैन, और वर्चुअल लैन क्या करता है, एक स्विच है, एक ही नेटवर्क है, बट उसके अंदर हम लोग नेटवर्क्स के बीच में सेपरेशन कर रहे हैं। हिंदी में कहा जाए तो हम लोग कुछ डिवाइसेस के सेट को बनाकर भेदभाव कर दे रहे हैं, इसलिए कि ताकि ये D1 D6 को एक्सेस नहीं कर सके, D5 को एक्सेस नहीं कर सके, D4 को एक्सेस नहीं कर सके। और इसी चीज को मैंने इस कलर कोडेड एरो से दिखा रखा है कि ये D1 एक अलग नेटवर्क में है, जो कि D1 आपस में D2 D3 को एक्सेस कर सकता है, बट ये D4 D5 D6 को एक्सेस नहीं कर सकता। और ठीक इसी तरह ये जो D4 D5 D6 है, ये D1 D2 और D3 को एक्सेस नहीं कर सकता। और इसी चीज को कहते हैं VLANing करना। VLANing करना मतलब नेटवर्क के ब्लैक होल को बना देना। ये बेसिकली एक टर्म है जो सर ने खुद ही क्वाइन किया था कि ब्लैक होल है जहां से देयर इज नो एस्केप फ्रॉम दैट। ओके, तो होप सो अब आपको क्लियर होगा VLAN क्या है। बेसिकली हम लोग एक फिजिकल कनेक्शन में बहुत सारे नेटवर्क को सेपरेशन कर देते हैं ताकि आपस में डिवाइसेस एक्सेस नहीं हो। तो भला इसका क्या क्या फायदा होगा, इसका फायदा के लिए हम लोग यहाँ पे हमने कोई एंट्री कर नहीं रखा है। चलिए तो मैं आपको ऐसे ही बता दूं कि इसका फायदा क्या होगा। सबसे पहले आप प्रिविलेजेस रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, जैसे कि कोई डिवाइसेस है या फिर कोई हैकर है जो किसी एक नोड को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि इस D1 पे कोई हैकर आ गया, D1 एक पोर्ट है जिसपे कोई हैकर अपना डिवाइस लगा दिया,
तो वो चाह के भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइसेज हैं, जैसे कि यहाँ पर होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइसेज, तो वो चाह के भी D4, D5, D6 को एक्सेस नहीं कर सकता है, क्योंकि हम लोग उसको एक VLAN के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर दिए है। VLAN लगाने का प्रैक्टिकल बेनिफिट ये है कि जैसे कि आपके बहुत सारे डिवाइसेस होंगे जो उतने भरोसेमंद नहीं होंगे, जैसे कि गूगल नेस्ट, एलेक्सा, या फिर चीप एलईडी बल्ब जो आप अमेजोन से खरीदते हैं, चाइनीज। आई एम सेइंग टू यू, एम आई, नो ऑफेंस। तो ये जो इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं जो काफी चीप होते हैं, जो अजीब अजीब सर्वर से कनेक्ट होते थे, चाइनीज सर्वर से कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो चाइनीज सर्वर किसी तरह या फिर आपका वो डिवाइस किसी तरह आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस को, जैसे सपोज आपका एक सर्वर रूम है या फिर आप जहाँ पे डेटा स्टोर करते हैं या फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंप्यूटर है जहाँ पे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, उसको किसी तरह का हार्म पहुंचा सके, तो आप वैसे अलग डिवाइसेस को, ऐसे अनरिलायबल डिवाइसेस को एक सेपरेट VLAN में सेपरेट कर देते हैं। दैट्स ऑल। अब चलते हैं वापस से इस पे। तो ये VLAN को क्रिएट कैसे किया जाता है, अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उसी कंसोल में हम लोग ये चीज लिखते हैं, शो VLAN ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब इंग्लिश वर्ड है, नॉर्मल है, कि आप सब कुछ दिखाइए उस VLAN के बारे में, जो जो चीज है, मतलब इन शॉर्ट आप एक साथ सारे VLANs का डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, ठीक है। जैसे ही हम लोग सारे VLANs को देख रहे होते हैं तो हम लोग उसमें VLAN का जो नंबरिंग होता है वो देख सकते हैं। अगर आपने पहले कभी VLAN कॉन्फ़िगर नहीं किया है तो ये ऐसा देखा जाता है कि वो ऑलरेडी एक VLAN के अंदर सारा पोर्ट एस्टैब्लिश्ड रहता है, ठीक है। तो अब VLAN में हम लोग को चेंजेस करना है, तो हम लोग सबसे पहले उस टर्मिनल को कॉन्फ़िगरेशन मोड में डालेंगे, वही conft करके। उसके बाद ये VLAN 666 का कमांड डालते के साथ एक नया VLAN क्रिएट होता है जिसका नाम रहता है 666। तो VLAN के बाद आप जो नंबर डाल रहे हैं या फिर जो नाम डाल रहे हैं उस नाम से एक VLAN क्रिएट होता है, और VLAN जैसे ही क्रिएट होता है हम लोग उस टर्मिनल से एग्जिट कर जाते हैं, ठीक है। फिर INT लिखने के बाद हम लोग इंटरफेस में आते हैं। कौन से इंटरफेस में? तो इंटरफेस वही होता है, वो पोर्ट का जो आईडी होता है वही उसका इंटरफेस होता है। तो उस पोर्ट को, जैसे कि लास्ट टाइम तक जो अभी तक हम लोग जिक्र करते आए हैं कि इंटरफेस FS010, तो इंटरफेस FS010 को पकड़ रहे हैं। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 666, तो इसमें इस VLAN के इस इंटरफेस को इस VLAN के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। इंटरफेस 011, ये देख दूसरा पोर्ट है, इसको भी हम लोग इस VLAN के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। और ये इंटरफेस FS012, इसको भी हम लोग इस VLAN की तरह इंक्लूड कर रहे हैं। तो अगर हम लोग ऐसा लेके चलते हैं, सपोज एक रूटर है जिसमें 4 पोर्ट्स है, या 4 नहीं 5 पोर्ट्स है, ठीक है। पोर्ट का नाम मैं लिख देता हूं आपको, FA008, FA09, FA010, FA011, FA012। तो ये 5 पोर्ट वाला एक रूटर है। अगर ये सारे कमांड को पास किया जाता है एज इट इज, तो ये अभी पता है क्या हो रहा होता है। मैं एक बार स्विच ड्रॉ कर लूं, SWITCH, स्विच। तो अभी क्या कर रहे होते हैं हम लोग इस पोर्ट 10, पोर्ट 11, पोर्ट 12 को, इन तीनों को एक सेपरेट VLAN में डाल दिए होते हैं। इससे क्या फायदा होता है कि ये FA11, 10, 11, 12 आपस में एक दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं, बट ये 8 और 9 से अलग हो गए हैं। ये दोनों कोई जिसका डिफॉल्ट पोर्ट होगा उसके साथ अभी भी ये जुड़े हुए हैं, तो ये इनका कोई डिफॉल्ट पोर्ट होगा जिसको हम लोगों ने नहीं कॉन्फ़िगर किया है, ब्रांड ने ऑलरेडी प्री डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर करके दिया था। ये उस VLAN में जुड़े हुए हैं, तो इसको मैं लिख देता हूं डिफॉल्ट VLAN। चलिए, होप सो कि अब आप समझ रहे होंगे। अब थोड़ा सा इसका कमेंट्स पढ़ लेते हैं। तो कमेंट से लिखा है कि दिस कन्वर्ट्स ऑल 3 पोर्ट्स फ्रॉम डिफॉल्ट टू VLAN। तो जो हम लोगों ने नहीं छुआ वो अभी भी डिफॉल्ट है, और जो छू लिया वो उन सभी से हटकर अब अपने कॉन्फ़िगर्ड VLAN में आ गए हैं। एंड नाउ दे आर अलोन, नॉट कनेक्टेड विथ ऑल द अदर इंटरफेस FS01 to 09। तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने देखा कि इसमें इस एक्चुअल सिनेरियो में 12 पोर्ट्स वाला एक स्विच था, जिसमें कि 1 से 9 तक में वो एक डिफॉल्ट VLAN पे स्टैब्लिश है, और बाकी 10 to 12 ये 3 अलग सेपरेट VLAN में स्टैब्लिश है। तो ये तो हो गया पोर्ट के आइसोलेशन का बात। अब आते हैं पोर्ट सिक्योरिटी का बात, जिसमें कि पोर्ट सिक्योरिटी का मतलब है कि हम लोग उस पोर्ट पे क्या लगाया जा सकता है उसी चीज को रिस्ट्रिक्ट कर दें, ठीक है। ये बहुत जबरदस्त वाली सिक्योरिटी है।
तो पोर्ट सिक्योरिटी में फर्स्ट है ट्रिपल एच सिक्योरिटी। ट्रिपल एच मतलब आप एक मैक एड्रेस को ऑलरेडी डाल के कॉन्फ़िगर करते हैं कि जैसे कि हर डिवाइस, इवन ये फोन जो आप देख सकते हैं सामने प्रोबेबली, तो इस फोन का हर एक डिवाइस जो नेटवर्किंग डिवाइस है उसका एक मैक एड्रेस होता है। तो आप उस मैक एड्रेस को उस टर्मिनल में एंटर कर देते हैं, उस इंटरफेस के मतलब सेटिंग्स में, उस कॉन्फ़िगरेशन में, कि ये अगर ये मैक एड्रेस वाला डिवाइस उस पोर्ट में इंटर होता है तो ही कनेक्शन बिल्ड होगा, नहीं तो उस कनेक्शन को हम लोग खारिज कर देंगे, क्या कहते हैं, कैंसिल कर देंगे, फॉरबिड कर देंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। ठीक है। और क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? हमारे पास ऑप्शन है फॉरबिडन का। ये फॉरबिडन क्या है? हम लोग किसी एक एड्रेस को ब्लॉक कर देते हैं। ये बिल्कुल फोन के ब्लॉक लिस्ट की तरह काम करता है कि आपने ब्लॉक लिस्ट में एक मैक एड्रेस को डाल दिया, सारे पोर्ट्स मतलब सारे अदर डिवाइसेस इनेबल्ड है उस एक डिवाइस को छोड़कर। और फाइनली ये जो थर्ड है वो है स्टिकी कॉन्फ़िगरेशन। ये स्टिकी में क्या होता है कि द फर्स्ट डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू दैट पोर्ट will only be able to work with that port in future, otherwise every other device will be restricted from working। आसान शब्दों में कि जो पहला डिवाइस उससे कनेक्ट होगा वही डिवाइस कनेक्ट हो सकता है पोर्ट से, उसके अलावा उस डिवाइस को निकाल कर कोई छेड़छाड़ करेगा, दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, तो वो पोर्ट शटडाउन स्टेट में चला जाएगा और कभी काम नहीं कर सकता है। ठीक है। अब शटडाउन होगा कि नहीं होगा, या फिर कनेक्शन का सिंपल इंटरप्शन होगा, उसके लिए भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वायोलेशन। वायोलेशन का मतलब जो ये हम लोगों ने रूल सेट किया, अगर इस रूल के अगेंस्ट में कुछ का एक्शन लिया जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे उस सिनेरियो में। तो लेट मी क्लियर एंड धीरे धीरे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वायलेशन की तरफ। तो वायलेशन में हम लोग तीन तरीका से अपने पोर्ट के वायलेशन को हैंडल कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका है कि पोर्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्ट करना मतलब हम लोग कोई रिमाइंडर नहीं देंगे, मतलब पोर्ट ब्लॉक हो चुका है, पोर्ट में जो जितने भी ट्रैफिक है, जो भी सिग्नल का है, ये आदान प्रदान इन द सेंस का सिग्नल के एक्सचेंजेस है, उसको हम लोग पूरी तरह रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर तक कोई वार्निंग नहीं पहुंचता है। मतलब जो रेगुलर ऑडिट्स और रेगुलर चेकअप होगा उसमें चेक किया जाएगा कि आखिर इस पोर्ट को, ये पोर्ट में ट्रैफिक क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, ये हो गया प्रोटेक्शन। सेकंड है रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि ट्रैफिक तो हम लोग इसमें भी कट करते हैं, बट उसके बाद भी एक रिमाइंडर भी पुश करते हैं कि दिस पोर्ट FA01 या 09 जो भी आप जिस पे भी वायलेशन हुआ है, दिस पोर्ट हैज बीन शट डाउन। और फाइनली थर्ड है जो कि शट डाउन है, जो कि सिंपली पोर्ट को टर्न ऑफ कर देता है, नो क्वेश्चन आस्क्ड। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि सर के नेटवर्क में जाते हैं, जो सर का एक्चुअल घर का नेटवर्क है, उसके कंसोल को, जिसको हम लोग SSH से एक्सेस कर रहे होते हैं। तो SSH बेसिकली एक ये भी कनेक्शन प्रोटोकॉल है जो कि किसी दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस करने काम आता है, उसके IP एड्रेस और एक पासवर्ड यूजर नेम के थ्रू। अभी SSH के बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं जानता, थोड़ा बहुत ही मैं SSH के बारे में जान रहा हूँ कि उसको किस तरह यूज किया जाता है। आप अपने टर्मिनल या फिर कमांड प्रॉम्प्ट में SSH किसी का ID उसका यूजर जब ये IP एड्रेस डालते हैं तो फिर वो आपसे पासवर्ड के लिए पूछता है, और वो पासवर्ड डालने के बाद वो उसके टर्मिनल से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। तो फिलहाल के लिए मैं SSH के बारे में इतना जानता हूँ, बट SSH के थ्रू हम लोग सर के रूटर से कनेक्ट हो रहे हैं या राउटर से कनेक्ट हो रहे हैं, और राउटर को इनेबल करते हैं EN लिखकर। तो EN कमांड मिलते ही राउटर इनेबल हो जाता है, और उसमें हम लोग ये कमांड डालते हैं शो रन इंटरफेस, और ये सर के जो पोर्ट का नाम था GI4039 //। ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा होता है, हम लोग पोर्ट नंबर सेलेक्ट करते हैं, पोर्ट को कॉन्फ़िगरेशन मोड में ले आते हैं conft लिख के, उसके बाद इंटरफेस GI4/0/39। अब इस पोर्ट को कॉन्फ़िगरेशन के लिए सेलेक्ट करते हैं, और फिर उसके बाद करते हैं स्विच पोर्ट एक्सेस। ये स्विच पोर्ट एक्सेस क्या है? उस पोर्ट को एक्सेस पोर्ट को मतलब उस पोर्ट को एक्सेस कर रहे ताकि उसके अंदर चेंजेस किया जा सके। अब इस एक और पॉइंट है, पोर्ट्स ऑन सिस्को स्विचेस कैन बी एक्सेस और ट्रंक। अब ये एक्सेस और ट्रंक क्या है? सर ने बोला था कि कभी फ्यूचर के सिनेरियो में बताएंगे, और शायद ये मिस कर दिया था उन्होंने, या फिर होगा तो इसी वीडियो में होगा। जब होगा तो हम लोग इस पर भी डिस्कशन करते हैं, अगर नहीं होगा तो मैं जो इसका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें एक्सेस और ट्रंक को प्रायोरिटी देके फर्स्ट में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम लोग उस पोर्ट को एक्सेस कर रहे होते हैं, अब उस पोर्ट के सिक्योरिटी को चेंज करने के लिए हम लोग
स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, जिससे हम लोग सिक्योरिटी को इनेबल कर देते हैं। अब स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम 1, तो इससे क्या होगा, कॉन्फ़िगर पोर्ट टू अलाउ ओनली 1 मैक एड्रेसेस। तो अभी हम लोग पोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि एक मैक एड्रेस से ज्यादा का डिवाइस आपको कनेक्ट करना ही नहीं है। ठीक है, अब फॉलोइंग, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, मैक एड्रेस। अब मैक एड्रेस के साथ एक कमांड पड़ेगा, प्रोटेक्ट, रिस्ट्रिक्ट या स्टिकी। जी वही 3 चीज है कि प्रोटेक्ट करो मतलब आप कोई मैसेज मत भेजो बट ट्रैफिक को कट करो, रिस्ट्रिक्ट करो मतलब मैसेज भी भेज दो, ट्रैफिक को भी कट कर दो, और स्टिकी, वेट अ सेकेंड, स्टिकी, नहीं नहीं नहीं, वेट अ सेकेंड। तो ये क्या था कि प्रोटेक्ट, रिस्ट्रिक्ट और स्टिकी का मतलब ये है कि प्रोटेक्ट करना मतलब आप एक सिंगल मैक एड्रेस को डाल दो और उसके अलावा दूसरा कोई कनेक्ट ही नहीं हो सकता। रिस्ट्रिक्ट का मतलब आप एक किसी एक डिवाइस को ब्लॉक कर दो, जस्ट लाइक फोन का ब्लॉक लिस्ट। और स्टिकी का मतलब जो फर्स्ट डिवाइस कनेक्टेड होगा उसके अलावा दूसरा कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं हो सकता है उस पोर्ट पे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि सेलेक्ट अ फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी एज रिस्ट्रिक्शन। तो हम लोग रिस्ट्रिक्शन को सेलेक्ट कर रहे हैं। जो लास्ट टाइम किया था हम लोगों ने मैक्सिमम 1 डिवाइस का रिस्ट्रिक्शन लगाया था, बट वो 1 डिवाइस कौन होगा ये हम लोग इस 3 मेथड से डिसाइड करते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, वायलेशन शटडाउन। अब ये तीनों रिस्ट्रिक्शन लगने के बाद, जैसे सपोज इसमें लगाया रिस्ट्रिक्शन कि कोई सिंगल मैक एड्रेस वाला ही होगा, सपोज हमने मैक एड्रेस का नाम दे दिया मैक 1, अगर ये मैक 1 ही इसमें लगेगा, अगर हम लोग कोशिश करते हैं मैक 2 को लगाने का तो ये इस प्रोटेक्शन वाले सिनेरियो के लिए वायलेशन हो जाएगा। तो उस वायलेशन में हम लोग को क्या करना है वो हम लोग इस कमांड से डिफाइन करते हैं, जो कि है स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, वायलेशन शट डाउन, जिसमें कि हम लोग पोर्ट को ऑर्डर दे रहे हैं कि आप सीधे शट डाउन चले जाइए। शट डाउन जब तक वो एडमिनिस्ट्रेटर वापस उसको इनेबल नहीं करता है, पोर्ट इनेबल नहीं होगा। ठीक, इस रिस्ट्रिक्शन के लिए क्या सिनेरियो होगा कि जैसे मैंने इस मैक 2 को पूरी तरह ब्लॉक करके रखा है, अगर ये मैक 2 वापस से कनेक्ट होने का कोशिश करता है, कोई मैक 2 को इस पोर्ट में लगाता है, तो ये इसके लिए वायलेशन हो जाएगा, जिससे कि वापस से पोर्ट शट डाउन हो जाएगा। और फाइनली स्टिकी का मतलब ये है कि मैंने फर्स्ट टाइम इस मैक 1 को लगाया, फिर मैं क्या करता हूं कि उस पोर्ट से मैक 1 को हटाकर वापस से मैक 2 लगाता हूं, जिससे होना क्या रहेगा, ये वायलेशन का हो जाएगा और वायलेशन होने से फिर से पोर्ट शट डाउन हो जाएगा। और जब हम लोग इसको सेट कर देते हैं तो टर्मिनल से एग्जिट होने के लिए हम लोग लिखते हैं एंड, जिससे कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो जाता है, चेंजेस सेव हो जाता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, शो पोर्ट सिक्योरिटी। ये पोर्ट सिक्योरिटी क्या है, ये दिखाएगा कि आपका पोर्ट का स्टेटस क्या क्या है, टेबल्स द सिलेक्टेड पोर्ट्स एंड इट्स पैरामीटर। तो मैंने किस पोर्ट में कौन सी सिक्योरिटी लगा रखी है, ये उसका एक बेसिकली टेबल देता है। उसके बाद है शो पोर्ट सिक्योरिटी एड्रेस, जिसका मतलब है कि उसमें जो मैक एड्रेस इंक्लूडेड है, मतलब जो वायलेशन हो रहा है या फिर उस पर कौन सा कनेक्शन हुआ है, ये सारा कुछ दिखाता है। आप पढ़ सकते हैं कि दिस टेबल्स दी MAC of the connected device to the assigned port and type of security restriction। और शो पोर्ट सिक्योरिटी को हम लोग एक बार और रिपीट करते हैं वायलेशन के बाद, जिसमें दिखाता है कि वो वायलेशन करने वाला डिवाइस क्या था और वायलेशन कब हुआ, कितने टाइम पे हुआ, उसका एक बेसिकली एक लॉग फाइल आप देख रहे होते हैं। ठीक है, ये चीज आप एक स्पेसिफिक पोर्ट के लिए भी कर सकते हैं, अगर आपको पोर्ट का नाम पहले से याद है तो शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस और पोर्ट का नाम लिख देंगे, तो शो द करंट स्टेटस ऑफ द पोर्ट एंड टाइम्स ऑफ वायलेशन। तो एक लॉग मेंटेन हो रहा होता है कि कितने कितने बजे तक, कितने कितने टाइम तक इसको वायलेट किया गया था। उसी तरह आप इसका स्टेटस, करंट स्टेटस भी देख सकते हैं। और उसी तरह आईपी इंट ब्रीफ, इंट का मतलब इंटरफेस का ब्रीफ, उस पोर्ट के स्पेसिफिक, ये जो बार लगाने के बाद आप सर्च करेंगे तो जितने भी चीज होंगे वो चीज दिखाएगा। और चूंकि वायलेशन हो गया तो यहाँ पे आपको इस, ये मैंने कमेंट इसलिए लिखा है कि उस समय सर के जो कंसोल है उसमें ये मैसेज आ रहा था कि पोर्ट इज इन एरर डिसेबल्ड स्टेट। एरर डिसेबल्ड स्टेट का मतलब कि कोई पोर्ट के साथ वायलेशन किया गया है और इसलिए अब उस पोर्ट को इनेबल नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग कैसे इसको फिक्स करते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग इंटर करते हैं, जिसमें कि हम लोग उस पोर्ट का जो पोर्ट था, जो ब्लॉक था, उसका नाम हम लोग डालते हैं और सेलेक्ट कर लेते हैं पोर्ट। उसके बाद उसको शट करते हैं। पहले हम लोग उस एरर डिसेबल्ड स्टेट वाले पोर्ट को शट करेंगे और फिर नो शट करके उसको वापस इनेबल करेंगे। तो मतलब आप डायरेक्टली इनेबल नहीं कर सकते, पहले उसको कंप्लीटली शट डाउन करना जरूरी है, देन इनेबल किया जा सकता है।
और इतना करते करते हम लोग का डे 15 भी एंड होता है और देखते हैं कि डे 16 की तरफ क्या है। अगर बहुत बड़ा नहीं होगा तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको भी इसी में इंक्लूड कर दो। बहुत छोटा सा डे है। तो डे 16 में हम लोग आईपी एड्रेस के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसको डीएचसीपी बताता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। एक आईपी एड्रेस बिल्कुल एक फोन नंबर की तरह हर डिवाइस का एक यूनिक नंबर होता है, यूनिक आइडेंटिफायर होता है। और ये आईपी एड्रेस राउटर के द्वारा दिया जाता है। तो आईपी एड्रेस में आप देख सकते हैं किस तरह का होता है। हर इसको ऑक्टेट कहते हैं, ठीक है। तो ये आईपी एड्रेस में 4 सेट होता है, जिसमें कि 3 डॉट से वो डिवाइडेड होता है, ठीक है। और ये जो सबसे लास्ट वाला ऑक्टेट होता है इसको होस्ट पोर्शन कहते हैं, और ये जो बाकी पोर्शन हो गया इसको नेटवर्क पोर्शन कहते हैं। तो आईपी एड्रेस में आपको यही समझना था, और ये समझना था कि ये आईपी एड्रेस का लिमिटेशन होता है जो कि होता है 0 से 255। तो ये जो आईपी एड्रेस में हर एक ऑक्टेट है वो 0 से 255 तक जा सकता है, ठीक है। और ये सबनेट मास्क क्या होता है इसका मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। देखो, आईपी एड्रेस 0 से 255 ये कोई भी ऑक्टेव हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 ऑक्टेव बनाया, ये सारा कोलोन से नहीं, इसको डॉट से सेपरेट करते हैं। तो ये 3 डॉट से ये सारा ऑक्टेट सेपरेटेड है। ये सारा 0 से लेकर 255 तक ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। ये सभी का यही रेंज है कि 255 तक, ये 0 से 255 जाता है। तो ये सबनेट मास्क क्या करता है, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। मतलब ये आईपी एड्रेस के साथ साथ एक चलने वाला वैल्यू है, जैसे कि इसका भी वैल्यू 0 से 255 होता है, और देखने में काफी हद तक ये आईपी एड्रेस के जैसा ही दिखता है। जैसे सपोज मैंने एक यहाँ पे सबनेट मास्क लिखा 255.255.255.0। तो ये क्या कर रहा है कि जैसे ही मैंने सबनेट मास्क में लिख दिया 255, ये सबनेट मास्क है, आईपी नहीं है, तो ये जो इसके ऊपर वाला जो जस्ट इसके पैरेलल जो आईपी एड्रेस होगा वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। वो चाह के भी चेंज नहीं हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 255 3 जगह लिखा है, ये 255 जो भी इसके जो पैरेलल चलने वाला आईपी एड्रेस होगा ये तीनों रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। 0 होने के बाद इसका मतलब ये है कि मूवमेंट हो सकता है, तो मूवमेंट सिर्फ इस वाले पोर्शन में हो सकता है जिसको हम लोग होस्ट पोर्शन कहते हैं। तो सबनेट मास्क क्या करता है, एक आईपी एड्रेस पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि उसके कौन से ऑक्टेट में फ्लेक्सिबिलिटी अभी भी है वो चेंज कर सके। अगर सबनेट मास्क 255 होगा तो नेटवर्क रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, आई मीन वो आईपी एड्रेस का वो ऑक्टेट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और उसके नंबर्स मूव नहीं कर सकते हैं। हम लोग इन फ्यूचर में जरूर आईपी एड्रेस के क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे कि वो आईपी एड्रेस किस तरह सेक्ट वाइज सेक्ट डिवाइडेड है, किस तरह उनका डिवीजन हो रहा है। आईपी एड्रेस, उसके बाद हम लोग ये भी पढ़ने वाले हैं कि आईपी एड्रेस को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें ताकि उससे हम लोग ये सबनेट मास्क के थ्रू आईपी एड्रेस का डिवीजन कर सके। वो सब हम लोग आगे वाले क्लास में पढ़ने वाले हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको बताने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो फिलहाल के लिए हम लोग को इतना ही जानना है कि सबनेट मास्क एक तरह का मास्क होता है जो आईपी एड्रेस के पैरेलल चलता है, और जिसका भी जो सबनेट मास्क में जिस ऑक्टेट का वैल्यू 255 होगा उसके पैरेलल आईपी एड्रेस का वैल्यू रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, उसी पे लॉक हो जाएगा जो ऑलरेडी उस पे है, ठीक है। हम लोग इसको आगे और अच्छे से समझेंगे। इसमें क्या क्या लिखा है, कुछ कुछ वैल्यूज है, जैसे कि पोटेंशियल आईपी एड्रेस ऑफ ए नेटवर्क इज इक्वल टू 256 आईपी एड्रेस, ठीक है। हाँ, अगर सबनेट मास्क 255 पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो पोटेंशियली कितना आईपी एड्रेस हो सकता है, तो 256 हो जाता है, क्योंकि काउंटिंग 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 to 255 टोटल 256 आईपी एड्रेस है। अगर उसका सिर्फ होस्ट एड्रेस चेंज किया जाए, आगे के तीनों ऑक्टेट को लॉक कर दिया जाए तो। बट एक्चुअल में 253 आईपी एड्रेस ही होता है, क्योंकि जो 0 वाला आईपी एड्रेस होता है और जो लास्ट में 255 होता है, ये दोनों स्पेशल पर्पस के आईपी एड्रेस है और इनको रिजर्व कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लास्ट में 0 लिखा है तो इसको नेटवर्क एड्रेस कहा जाता है, और ये जो 255 लिखा है इसको ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहा जाता है, और इन दोनों का पर्पस फिक्स है। तो इसके बीच में पड़ने वाले रेंज के बीच में हम लोग डिवाइसेस के, मतलब डिवाइसेस उस रेंज को पिक करता है, इस 0 और 255 को कभी पिक नहीं करता है। और डिफॉल्ट गेटवे इज इटसेल्फ अ रिजर्व्ड आईपी एड्रेस। तो इसका मतलब है कि आपका जो राउटर होगा उसका भी एक आईपी एड्रेस होगा और वो भी रिजर्व्ड होता है। तो मतलब
253 में आप और एक और माइनस कर लीजिए तो 252 आईपी एड्रेस होने के चांसेस रहते हैं, एक क्योंकि वो रूटर पे ही असाइंड होता है। और इसी से हम लोग का डे 16 भी खत्म हो जाता है। और मैं होप करता हूं कि आप इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन समझ रहे होंगे, ले रहे होंगे, और ये वीडियो मेरा बनाना आपके लिए कुछ काम आ रहा होगा। वंस अगेन थैंक यू फॉर योर ग्रेट रिस्पॉन्स, थैंक यू वेरी मच।